हेलो व्यूअर्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर शोभा जौहरी आज आपको पक्सिनिया के जीवन चक्र के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो देखिए, पक्सिनिया एक प्रकार का फंगस होता है जिसको कि कवक कहते हैं, और इसका जीवन चक्र किस प्रकार चलता है और किस प्रकार ये प्लांट को अफेक्ट करता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, पक्सिनिया इज़ नेम्ड आफ्टर टी पक्सिनाई एन इटालियन एनाटॉमिस्ट। पक्सिनिया का नाम एक इटालियन एनाटॉमिस्ट के नाम पर रखा गया है, टी पक्सिनाई के नाम पर। पक्सिनिया इज़ ए heterothallic macrocyclic rust producing on wheat and other grasses। पक्सिनिया एक मैक्रोसाइक्लिक रस्ट प्रोड्यूसिंग फंगस है जो कि वीट और इसी प्रकार के अन्य ग्रासेस को इन्फेक्ट करता है। हीट्रोथैलिक एंड माइक्रोसाइक्लिक शब्दों का अर्थ हम इस चैप्टर के एंड में देख लेंगे, इस लेक्चर के एंड में देखेंगे, क्योंकि पूरी साइकिल को समझने के बाद ही हम इन शब्दों का अर्थ समझ पाएंगे। पक्सिनिया ग्रामिनीज स्पीशीज ट्रिटिसाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। इसको स्तंभ कीट या काला कीट रोग भी कहते हैं। जब गेहूं की फसल की ग्रोइंग सीजन चल रहा होता है तब उन दिनों स्टेम पर या लीफ पर ब्रिक रेड कलर के अगर हमें दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो इसको हम इसी के कारण इनको किट रोग कहते हैं। और ये इस धब्बों में यूरिडीनिया स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पक्सिनिया कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट वीट होता है जबकि सेकेंडरी होस्ट बारबेरी होता है। प्राइमरी होस्ट गेहूं पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम या द्वितीय कवक जाल उपस्थित होता है। इस प्लांट पर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, यूरिडोस्पोर्स एवं टेलिटोस्पोर्स। देखिए, यहाँ पर मैंने यूरिडोस्पोर्स एवं टेलिटोस्पोर्स को दिखाने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये यूरिडोस्पोर्स हैं और ये टेलिटोस्पोर्स हैं। तो देखिए, ये ओवल शेप के यूरिडोस्पोर्स होते हैं जबकि टेलिटोस्पोर्स इस प्रकार के सेपरेट स्पोर्स होते हैं। यूरिडोस्पोर्स स्टॉक्ड हैं, टेलिटोस्पोर्स भी स्टॉक्ड हैं। यूरिडोस्पोर्स देखिए गेहूं के प्लांट पे यहाँ पे ये डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, और इसी सोरस में लेटर ऑन ग्रोइंग सीजन टेलिटोस्पोर्स जर्मिनेट करने लगते हैं। इनमें भी डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई होते हैं, अर्थात दो अलग स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और कुछ समय पश्चात ये आपस में फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड डिप्लॉयड फेज भी इसमें होता है। और इन डिप्लॉयड न्यूक्लियस के में मियोसिस के बाद में ये हैप्लॉइड्स स्पोर्स बनते हैं जो कि बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। और ये हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर अब नए प्लांट या सेकेंडरी होस्ट बारबेरी को इन्फेक्ट करते हैं। और ये जो बेसिडियोस्पोर जब होते हैं तो ये प्लस एवं माइनस स्ट्रेन दो प्रकार के होते हैं। तो एक ही लीफ पर ये दोनों प्रकार के स्पोर जर्मिनेट करके अपने ये पिक्नीडियम एवं एसिडियल कप बना सकते हैं। फिर इनका यहाँ पर डाइकैरियोटाइजेशन होता है और इसके फलस्वरूप डाइकैरियोटिक स्पोर्स, ये एशियोस्पोर्स फॉर्मेशन अगेन फिर से हो जाता है, और वीट प्लांट को फिर ये एशियोस्पोर फिर से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई है पक्सिनिया की। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, पक्सिनिया में दो प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक होस्ट गेहूं होता है जबकि द्वितीयक होस्ट बारबेरी होता है। दिस फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया इज कन्फाइंड टू द प्राइमरी होस्ट वीट। अर्थात जो सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियो फेज है वो वीट के ऊपर, जिसको कि प्राइमरी होस्ट कहते हैं, उस पर कन्फाइंड रहता है, जबकि डाइकैरियोटिक माइसीलियम हैप्लोमाइसीलियम बारबेरी लीफ पे होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम वाली स्टेज में दो प्रकार के स्पोर स्टेजेस होती हैं, यूरिडीनियल एवं टीलियल। अर्थात जो प्राइमरी होस्ट है वीट, इस पर
जो बीजाणु बनेंगे वो यूरिडोस्पोर्स एवं टीलियोस्पोर्स होते हैं, जबकि डाइकैरियोटिक माइसीलियम इंटरनल होता है। ये हमें प्लांट के ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है जब तक कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनने चालू नहीं हो जाते हैं। द बाइन्यूक्लियेट सेकेंडरी और डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज फिलामेंटस, वेल डेवलप्ड एंड ब्रांच्ड। Each hyphal cell contains a pair of nuclei n+n constituting a dikaryon. पक्सीनिया की प्रत्येक सेल एक डाइकैरियन को अपने अंदर समाहित करती है, अर्थात इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेयर में होते हैं, जिनको कि अपन n+n कह सकते हैं। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन द इंटरसेल्युलर हाइफे डेवलप इंट्रासेल्युलर फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स कॉल्ड हॉस्टोरियम। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए इंटरसेल्युलर हाइफे इंट्रासेल्युलर फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन हॉस्टोरियम को डेवलप करते हैं। इन हॉस्टोरियम की सहायता से ही होस्ट कोशिका से पक्सीनिया भोजन चूसता है। अब देखिए पक्सीनियम में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू काइंड्स, टेल्यूटोस्पोर्स एंड यूरिडोस्पोर्स। दे आर प्रोड्यूस्ड नियर द सरफेस ऑफ द होस्ट टिश्यूज। ये स्पोर्स जब प्लांट के ऊपर लगे हुए होते हैं डिजीज़, तो ये उसकी लीफ या स्टेम या फ्लावर जो भी पार्ट होता है उसकी एपिडर्मिस के नीचे ये इकट्ठे होने चालू हो जाते हैं। व्हेन मैच्योर दे ब्रेक थ्रू द स्लिट्स और पस्ट्यूल्स कॉल्ड द सोरस। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब उस एपिडर्मिस को ब्रेक कर देते हैं, तो उस स्थिति में उस घाव को सोराई या उसका सिंगुलर होता है सोरस, उस घाव को हम सोरस कहते हैं। मैच्योर स्पोर्स आर द सीन एक्सटर्नली। इस अवस्था के पश्चात मैच्योर स्पोर्स हमें दिखाई देने लगते हैं। अब आ जाती है यूरिडिनियल स्टेज। प्रायर टू यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन द हाइफा ऑफ द डाइकैरियोटिक माइसीलियम बिगिन टू एग्रीगेट नियर द सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गन सच एज स्टेम, लीफ शीथ्स और ग्लूम्स to form a hyphal mass which surrounds isolated host cells। अर्थात यूरिडोस्पोर या बीजाणु बनने से पहले डाइकैरियोटिक माइसीलियम एपिडर्मिस के नीचे एकत्र होने लगता है और उसके बाद ही उसमें स्पोर फॉर्मेशन चालू होता है। द माइसीलियल हाइफे देन प्रोड्यूस मासेस ऑफ सेल्स सब एपिडर्मली, दीज आर कॉल्ड एज यूरिडिया। अर्थात यूरिडोस्पोर्स को ही हम यूरिडिया भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये एक गेहूं का प्लांट दिखाया है और इसमें ये देखिए इन्फेक्शन दिखाए हैं, ये ब्लैक रस्ट है। इसमें ये जो स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं ये रस्ट डिजीज़ के स्पॉट्स हैं। ये ग्लूम्स पर भी हो सकते हैं, स्टेम पर, लीफ पर, कहीं पर भी हो सकते हैं। और इसका अगर हम सेक्शन काटें, यहाँ से सेक्शन काटें लीफ का, तो देखिए हमें इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये सेक्शनल व्यू है इसका। इसमें देखिए यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है ये यूरिडोस्पोर्स हैं जो कि स्टॉक्ड हैं, ओवल शेप के हैं, और इधर ये देखिए ये टेलिटोस्पोर्स है जिनको कि मैंने पिंक कलर से दिखाया है। ये टीएस ऑफ लीफ है, व्हीट लीफ। तो इस तरह से व्हीट लीफ के ऊपर हमें यूरिडोसोरस एवं टेलिटोसोरस दोनों प्रकार के सोरस दिखाई पड़ते हैं। यूरिडोस्पोर केवल गेहूं के पादप को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यूरिडोस्पोर अर्थात इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ग्रोइंग सीजन के अंत में यूरिडोसोरस में ही दूसरे प्रकार के स्पोर बनने लगते हैं जिन्हें टेलिटोस्पोर्स कहते हैं। ये टेलिटोस्पोर द्विकोशिकीय या पट युक्त होते हैं। पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि उनमें एक सेप्टम भी होता है। यूरिडोस्पोर्स can infect wheat plant only. At the end of growing season, another kind of spore start to appear in the same sorus. These are teletospores. Teletospores are bicelled spores. ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने दोनों प्रकार के स्पोर्स को दिखाया है। ये हैं यूरिडोस्पोर्स एवं टेलिटोस्पोर्स दोनों ही। ये देखिए ये ओवल शेप का ये यूरिडोस्पोर्स है, इसमें ये डाइकैरियन है। ये दो प्रकार के स्ट्रेन के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। और ये है टेलिटोस्पोर, इसमें भी ये देखिए सेप्टम है इसके बीच में, और ये ऊपर की सेल में भी दो न्यूक्लियाई हैं और नीचे की सेल में भी दो न्यूक्लियाई हैं।
इस स्पोर में जो जर्म पोर होता है वो सेप्टम के पास ही होता है, और जबकि ऊपर वाली सेल में यहाँ पर जर्म पोर होता है, अर्थात इसी पॉइंट से ही इन स्पोर का जर्मिनेशन चालू होगा। यूरिडोस्पोर की जो वॉल होती है वो थिक होती है और ये 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसकी वॉल आउटर मोस्ट पेलिकल कहलाती है, जबकि मिडिल एक्सोस्पोरियम एंड द इनर मोस्ट थिन जो है वो एंडोस्पोरियम कहलाती है। अब देखिए टेलिटोस्पोर्स को टीलियोस्पोर्स भी कहा जाता है, या इनको विंटर स्पोर्स भी कहा जाता है, और इनको ब्लैक रस्ट स्पोर्स भी कहते हैं। ये तीनों ही प्रकार के आपको नॉमेनक्लेचर भी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से प्रश्न में क्वेश्चन बन जाता है। टेलिटोस्पोर्स डू नॉट जर्मिनेट इमीडिएटली। अब ये जो टेलिटोस्पोर्स होते हैं ये एकदम से जर्मिनेट नहीं होते हैं। ड्यूरिंग मैचुरेशन फेज ऑफ टेलिटोस्पोर्स कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। अब देखिए आपको मैंने पिछले स्लाइड में जैसे बताया था कि एक स्टेज ऐसे आती है टेलिटोस्पोर्स की जिसमें दोनों प्रकार के जो न्यूक्लियाई हैं, दो अलग स्ट्रेन्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने को हम कैरियोगेमी कहते हैं। और जैसे ही ये न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं तो इनको ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड डिप्लॉयड फेज भी आता है पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में। ओवरविंटरिंग टेक्स प्लेस इन यूनिन्यूक्लिएट डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ बाइसेल्ड टेलिटोस्पोर्स विच रिप्रेजेंट्स रिड्यूस्ड डिप्लोफेज ऑफ द लाइफ साइकिल। इसी अवस्था में ही टेलिटोस्पोर अवस्था में ही ओवरविंटरिंग होती है, और ये टेलिटोस्पोर्स ही रिड्यूस्ड डिप्लोफेज ऑफ लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर देयर जर्मिनेशन आर हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, presence of moisture and freezing condition prior to germination. The teletospore germinate to give rise to the basidial stage in the life cycle of Puccinia. अब देखिए टेलिटोस्पोर जो है वो जब जर्मिनेट करेंगे तो उनसे बनने वाले स्पोर बेसिडिया कहलाते हैं या बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं, और ये लाइफ साइकिल की सेकेंड फेज चालू हो जाती है। बेसिडियल स्टेज देखिए, आफ्टर रेस्टिंग पीरियड and under favorable conditions the teletospores germinates in situ to produce the basidial stage in the life cycle. The characteristic structures of this stage are the basidia and the basidiospores. Basidium in Puccinia is divisible into 3 parts, namely probasidium, epibasidium and sterigma. इनके ये 3 पार्ट्स होते हैं। आपको अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको बेसिडियम, ये जर्मिनेटिंग टेलिटोस्पोर में मैंने आपको पूरा ये दिखाने की कोशिश करी है कि टेलिटोस्पोर के ये टेलिटोस्पोर से इनके जर्मिनेशन से देखिए यहाँ ऊपर एक लंबा पहले से एक जर्मिनेटिंग ट्यूब बनती है। इस जर्मिनेटिंग ट्यूब को ही हम हीट्रोबेसिडियम कहते हैं, जबकि इस टेलिटोस्पोर की ऊपर वाली सेल एपीबेसिडियम और नीचे वाली सेल हाइपोबेसिडियम कहलाती है। जर्मिनेशन के समय ये हीट्रोबेसिडियम कहलाती है, और जब इसमें ये सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है तब ये फ्रैग्मोबेसिडियम कहलाती है। और इसी बीच इनका न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ होने के बाद में इनका मियोसिस होता है। मियोसिस से फिर से ये 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं जो कि 2+ एवं 2- स्ट्रेन के होते हैं। यहाँ पे देखिए डाइकैरियन, इनका फ्यूजन और फिर इनका जर्मिनेशन बताया है। और जर्मिनेशन के बाद में देखिए ये जो फ्रैग्मोबेसिडियम है इन पर ये देखिए शॉर्ट जो आउटग्रोथ्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम स्टेरिग्मा कहते हैं। और इन स्टेरिग्मा के सिरे पे ही ये बेसिडियोस्पोर बनने चालू होते हैं या डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से टेलिटोस्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। The basidiospore germinates on the leaf of the alternate host barberry provided the moisture and temperature conditions are suitable. बेसिडियोस्पोर अब ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरी पर ही जर्मिनेट होते हैं अगर मॉइस्चर एवं टेम्परेचर की कंडीशंस सूटेबल हों। इट पुट्स आउट ए जर्म ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी हाइफा। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स हैं, एक प्लस और एक माइनस स्ट्रेन का, थोड़े से ओवल शेप के होते हैं और इनमें ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
It may often happen that several basidiospores or different strains infect the same barberry leaf. ये बहुत कुछ संभव है कि सेम बारबेरी लीफ पर दो भिन्न स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर अंकुरित हो जाएं, और अगर दो भिन्न स्ट्रेन के अर्थात प्लस एवं माइनस स्ट्रेन के दोनों प्रकार के स्पोर एक ही प्लांट पर अगर जर्मिनेट कर रहे हैं तो फिर आगे डेवलपमेंट भी, या माइसीलियम जो हैप्लोमाइसीलियम बनने जा रहा है वो दोनों प्रकार के हैप्लोमाइसीलियम एक ही प्लांट या एक ही लीफ पर भी डेवलप हो सकते हैं। नेचुरली द न्यू फॉर्म्ड हैप्लोमाइसीलिया विल बी ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स प्लस एवं माइनस. They develop side by side. The two strains of mycelia can thus coexist in the same leaf. दो अपोजिट स्ट्रेन से बनने वाले माइसीलिया एक ही लीफ में साइड बाय साइड रह सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं. About 4 days after infection, the hyphae of the haplomycelium begin to collect beneath the upper epidermis. इन्फेक्शन के लगभग 4 दिन बाद ये माइसीलियम अपर एपिडर्मिस के नीचे कलेक्ट होने लगता है. They form a dense mat. Small light patches on the upper surface of the barberry leaf are the external signs of infection at this stage. ये अपर एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठे होने लगते हैं और एक बारबेरी लीफ के अपर एपिडर्मिस के नीचे एक स्मॉल पैचेस लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं. ये एक्सटर्नल साइंस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं. From this mycelial mat arise group of hyphae which fashion into small flask shaped structures called spermagonia. अब ये mycelial mat जो है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाने लगती है जो कि एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को स्पर्मागोनिया कहते हैं. इसको पिक्निडियम भी कहते हैं. ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने ये आप पिक्निडियम बताया है आपको. ये देखिए यहाँ पे पिक्निडियम है. ये बारबेरी की लीफ है. बारबेरी लीफ में देखिए आपको ये पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं. इन पैचेस के बाद में अगर इनका सेक्शन काटा जाए तो हमें ये पिक्निडियम दिखाई पड़ रहा है. इस पिक्निडियम को देखिए हम स्पर्मागोनियम भी कहते हैं. इसकी ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को ऑस्टियोल कहते हैं. इसके अंदर ये रेड कलर के जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ये पेरिफाइसिस कहलाते हैं. इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ये स्पर्मेशियम या पिक्नियोस्पोर्स कहलाते हैं. और ये ऑस्टियोल से बाहर निकल कर जो डार्क ग्रीन कलर के आपको हाइफे दिख रहे हैं ये फ्लेक्सुअस हाइफे या रिसेप्टिव हाइफे कहलाते हैं. तो ये पूरा स्ट्रक्चर पिक्निडियम या स्पर्मोगोनियम कहलाता है और ये बारबेरी लीफ के अपर एपिडर्मिस के नीचे डेवलप होता है, जबकि एसिडियल कप जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस पर डेवलप होता है. टेल्यूटोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज टीलियोस्पोर्स, विंटर स्पोर्स और ब्लैक रस्ट स्पोर्स. अब देखिए about 4 days after infection the hyphae of the mycelium begin to collect beneath the upper epidermis. अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जो पिक्निडियम था उसके अंदर स्पर्मेशियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये आपको दिखाती हूँ. ये देखिए ये रिसेप्टिव हाइफा है. इस रिसेप्टिव हाइफा के अपर टिप से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है और इसमें न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होकर एक न्यूक्लियस इसमें माइग्रेट हो जाता है. फिर सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्पोर बन जाता है और इसी तरह सीरीज ऑफ चेन्स बनती है और ये कई सारे स्पोर्स बन जाते हैं जो कि पिक्नियोस्पोर्स कहलाते हैं या स्पर्मेशियम कहलाते हैं. ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये रिसेप्टिव हाइफा में रिसीव भी होते हैं, है ना. दूसरे स्ट्रेन के हाइफा द्वारा ये रिसीव भी किए जाते हैं. फ्लेक्सुअस हाइफे या ग्राही तंतु आर सिलेंडर, डेलिकेट, सिलेंड्रिकल विद ब्लंट फ्री ट्रिप्स. Being flexuous, these are named the receptive or flexuous hyphae. They are separate and may be simple or branched. Each septum has a central pore. In
रिसेप्टिव हाइफा के जो सेप्टम होते हैं उनके बीच में रिसेप्टिव पोर्स भी सेंट्रल पोर्स भी होते हैं। द नेचर ऑफ स्पर्मागोनिया एंड स्पर्मेशिया हैज़ लॉन्ग बीन डिबेटेबल पॉइंट। इट वॉज इन 1927 दैट क्रेगी बुलर एंड देयर एसोसिएट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट स्पर्मेशिया फंक्शन एज मेल सेल्स। इन स्पर्मेशियम को हम मेल सेल्स या मेल गैमीट की तरह भी मान सकते हैं, जिसको कि 1927 में क्रेगी एंड बुलर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। द रिसेप्टिव और फ्लेक्जुअस हाइफे आर सपोज टू फंक्शन एज ट्राइकोगाइन हाइफे। अब जो रिसेप्टिव हाइफा मैंने आपको जो पिछली स्लाइड में बताया था, उसकी जो टिप होती है, देखिए उस टिप को हम ये मान सकते हैं कि ये एक ट्राइकोगाइन की तरह एक्ट कर रही है। देखिए ये टिप है, इस टिप को ये मान सकते हैं कि ये ट्राइकोगाइन की तरह यहाँ ये एक्ट कर रही है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। अब देखिए द मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मोगेमी इन पक्सिनिया इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन, या इसको हिंदी में अचल पुमणु युग्मन भी कहते हैं। द मैच्योर स्पर्मेशिया एक्सुड फ्रॉम द ऑस्टियोल ऑफ द स्पर्मागोनियम इन ए ड्रॉप ऑफ स्टिकी थिक लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। ये जो स्पर्मेशिया है वो इस स्पर्मागोनियम से पिक्निडियम से निकलने वाले एक स्टिकी थिक लिक्विड जिसको कि मकरंद कहते हैं, उसमें ये एंटेंगल हो जाते हैं। द स्पर्मेशिया स्टिक टू द लेग्स ऑफ द प्रोबोसिस ऑफ द इंसेक्ट्स। वो इस पर विजिट करने वाले इंसेक्ट्स की लेग्स पे चिपक जाते हैं और फिर एक लीफ से दूसरी लीफ तक चले जाते हैं, और ये एक लीफ से दूसरे पिक्निडियम तक भी जा सकते हैं और दूसरी लीफ तक भी जा सकते हैं। By the time the drop of nectar exudes, the receptive hyphae grow out through the ostiole into the nectar. These are spermatized by spermagonia of opposite strain brought there by visiting insect. तो एक स्ट्रेन के रिसेप्टिव हाइफा को दूसरे स्ट्रेन के स्पर्मेशियम द्वारा स्पर्मेटाइज कर दिया जाता है। Spermatial nuclei from the basal cells of the receptive hyphae pass into the wall cells of the spermagonium. From there they migrate into the hyphae of the haplomycelium. अब देखिए उस रिसेप्टिव हाइफा से वो न्यूक्लियाई जो है वो पूरे माइसीलियम में माइग्रेट हो जाते हैं। द माइसीलियल हाइफे दे ट्रेवल passing down through the septal perforations. Finally, these spermatial nuclei reach the cells of the basal layer of the ascidial primordia, which thus become binucleate. और फाइनली इस तरह से जो दो अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ आकर के एक बाइन्यूक्लिएट हाइफा बना लेते हैं। These binucleate cells of the basal layer are called ascidiospore mother cells. They divide producing alternately ascidiospores and intercalary cells. अब ये जो एशियोडियोस्पोर मदर सेल्स जो हैं ये डिवाइड करती हैं और ये एक बार तो एक स्पोर बनाती हैं और एक बार एक इंटर कैलरी या स्टेराइल सेल बनाती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिक्निडियम एवं एशिडियल कप दिखाया है, कैसे बारबेरी लीफ के ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस पे तो ये पिक्निडियल कप बनता है, जिसमें आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाया है कि ये रिसेप्टिव हाइफा हैं, ये पिक्नियोस्पोर्स हैं और इनमें पेरीफाइसिस पैराफाइसिस भी होते हैं। और इसी पिक्निडियल स्पोर्स के ठीक नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस पर ये एशिडियल कप विकसित होता है और ये होता है डाइकैरियोटाइज्ड, और इसमें एशियोस्पोर्स बनते हैं एशियोफोर्स के द्वारा। तो ये सीरीज चेन्स ऑफ कोनिडिया बनने लगते हैं, या कोनिडिया भी कह सकते हैं या इन्हें एशियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये सीरीज ऑफ जो स्पोर्स हैं ये देखिए इस तरह से, इनके बीच बीच में ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये स्टेराइल या इंटरकैलरी सेल है, और ये बाकी जो हैं बाइन्यूक्लिएटेड एशियोस्पोर्स हैं। तो ये जो एशियोस्पोर्स हैं ये देखिए ये यहाँ पर डेवलप हो रहे होते हैं और अंत में ये रिलीज हो जाते हैं और ये हवा से बिखर जाते हैं। एशियोस्पोर्स आर एट फर्स्ट पॉलीहेड्रल thin-walled unicellular binucleate structures which are orange colored. The polyhedral spores absorb water, round off suddenly and thus are jerked out of the ascidium to be disseminated by the wind. अब ये पॉलीहेड्रल जो स्पोर्स हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राउंड ऑफ हो जाते हैं और
विंड द्वारा ये डिससेमिनेट हो जाते हैं। द एपिस्पोर मे बी स्मूथ और इचिन्यूलेट एंड हैज़ वन और मोर जर्म पोर्स, इस पर कई जर्म पोर्स भी हो सकते हैं। द एशिडियोस्पोर्स आर अनेबल टू जर्मिनेट ऑन होस्ट बारबेरी ऑन विच दे आर प्रोड्यूस, जिस प्लांट पे, जिस बारबेरी प्लांट पे ये एशिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एशिडियोस्पोर बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, उसको रोगग्रस्त नहीं कर सकते हैं। ये जो एशिडियोस्पोर्स हैं ये गेहूं के प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं। बाइन्यूक्लिएट एशिडियोस्पोर्स आर कैरिड बाय एयर करेंट्स टू द प्राइमरी होस्ट व्हीट ऑन विच दे जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो ये एशियोस्पोर सूटेबल कंडीशन पर होने पर प्राइमरी होस्ट को ही इन्फेक्ट करते हैं। द जर्म ट्यूब क्रॉल्स ओवर द सरफेस ऑफ द व्हीट लीफ एंड फाइंड्स इट्स वे इनटू द होस्ट जनरली थ्रू द स्टोमा। इन स्पोर्स के द्वारा जो जर्म ट्यूब बनती है वो स्टोमा के थ्रू व्हीट लीफ के अंदर प्रवेश करती है। ऑन रीचिंग द स्टोमा द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब सेल्स अप टू फॉर्म एन एप्रिसोरियम। स्टोमा में पहुंचने से पहले जो जर्म ट्यूब है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, एक विसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको एप्रिसोरियम कहते हैं। फ्रॉम द विसाइकल अराइज हाइफे विच ग्रो इंटरसेल्युलरली। अब यहाँ से इंटरसेल्युलरली हाइफे अराइज होते हैं। तो देखिए पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में हम अभी एक बार समराइज कर लेते हैं। 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। ये 5 प्रकार के स्पोर्स हैं। स्पर्मेशिया जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, स्पर्मोगोनिया और बारबेरी लीफ पे बनते हैं। एशिडियोस्पोर जो कि बाइन्यूक्लिएट होते हैं, ये भी बारबेरी पे बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स बाइन्यूक्लिएट होते हैं लेकिन ये व्हीट पे बनते हैं। टैलिटोस्पोर्स बाइन्यूक्लिएट होते हैं, ये भी व्हीट पे बनते हैं। और बेसिडियोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं जो कि ना तो व्हीट पे बनते हैं ना ही बारबेरी पे बनते हैं, ये इंडिपेंडेंटली टैलिटोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा बनते हैं। अब देखिए रस्ट की लाइफ साइकिल हम इस तरह से समराइज कर लेते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, मैक्रोसाइक्लिक जिनको कि दीर्घ चक्री कहते हैं। दोज रस्ट विच टिपिकली प्रोड्यूस ऑल 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, स्पर्मेशिया, एशियोस्पोर्स एंड यूरिडोस्पोर्स आर कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक या लॉन्ग साइकिल रस्ट। जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि दीर्घ चक्री किसको कहते हैं। दीर्घ चक्री लाइफ साइकिल इस प्रकार के लाइफ साइकिल को कहते हैं जिनमें कि ये 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इफ़ ऑल द स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन सिंगल होस्ट इट इज़ ऑटोइशियस मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। अगर ये सारे ही स्पोर्स एक ही प्रकार के होस्ट पे बनते हैं तब ये ऑटोइशियस मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है सनफ्लावर, पी रस्ट या रोज रस्ट। एंड इफ दिस 5 स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन 2 ऑल्टरनेट होस्ट इट इज़ हिट्रोइशियस। अगर ये ऑल्टरनेटिव होस्ट पे बनते हैं ये 5 प्रकार के स्पोर्स तो ये हिट्रोइशियस मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहलाती है, जैसे कि हमने पक्सीनिया के केस में पढ़ा। एग्जाम्पल इसके ब्लैक स्टेम रस्ट और पर्ल मिलेट रस्ट भी आते हैं। और फिर लास्ट में आ जाता है डेमीसाइक्लिक। डेमीसाइक्लिक लाइफ साइकिल उसको कहते हैं दोज रस्ट जनरल विच लैक द यूरिडीनियल स्टेज, जिसमें यूरिडीनिया नहीं बनते हैं। स्पर्मोगोनिया में बी प्रेजेंट और एब्सेंट आर कॉल्ड डेमीसाइक्लिक रस्ट। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ऑरेंज रस्ट ऑफ रूबस का। इसी तरह माइक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल होती है। माइक्रोसाइक्लिक और शॉर्ट साइकिल रस्ट आर द टीलियोस्पोर इज़ द ओनली बाइन्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस्ड। इस प्रकार के लाइफ साइकिल में टीलियोस्पोर जो है वो केवल टीलियोस्पोर्स ही बनते हैं जिनमें कि बाइन्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल आ जाता है हॉलीहॉक रस्ट। तो इस प्रकार से देखिए एक ये पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल है वो आपको मैंने बताई, इसमें किस प्रकार से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से ये लाइफ साइकिल आती है। ये देखिए ये व्हीट प्लांट है, ये यूरिडोस्पोर्स को इनमें बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स के बाद में टैलिटोस्पोर्स बनते हैं। टैलिटोस्पोर के जर्मिनेशन से ये बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर केवल बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करता है। बारबेरी प्लांट पे ही ये देखिए पिक्नीडियम एवं एसिडियल कप बनते हैं और एसिडियल कप में ये एशियोस्पोर्स बनते हैं। ये एशियोस्पोर डाइकैरियोटिक होते हैं जो कि व्हीट प्लांट को अगेन इन्फेक्ट करते हैं।
तो इस तरह से ये पक्सीना की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक यू।